अस्सलाम वालेकुम। होप सो स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। और फर्स्ट ईयर का वेव्स चैप्टर लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव थी और तमाम उन वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पर मुश्तमिल होती है। हम जब बात करते हैं, अगर हम मीडियम हमारा एयर हो और अगर हम बात करते हैं, तो जब मैंने बात करना स्टार्ट की तो मैंने एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेस्ड कर दिया। जब एयर के पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हो गए, इसका मतलब एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए, तो उस ओवरक्राउडेड रीजन को हम कंप्रेशन कहते थे। और जब वो पार्टिकल्स अपनी जगह से वापस रिलैक्स कर रहे होंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, तो उस टाइम जो रीजन बन रहा होता है, जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, उस रीजन को हम रेयरफैक्शन कहते थे। तो अगर साउंड वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। अब आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा कि जब कंप्रेशन बनता है तो पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, और जब रेयरफैक्शन बन रहा होता है तो ये खुद तो रिलैक्स कर रहा है लेकिन अपने साथ वाले पार्टिकल्स को ये कंप्रेस्ड कर देता है। तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में फिर से कंप्रेशन, और यहां पर भी एक कंप्रेशन बन रहा है, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉर्म करती जाती हैं और साउंड वेव ट्रैवल करती जाती है। आज हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले न्यूटन का किरदार देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड में न्यूटन ने क्या किरदार अदा किया, और फिर एंड पर हम उसकी लिमिटेशन के ऊपर भी बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम उस जो लिमिटेशन है उसकी करेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो नॉर्मली स्पीड का लफ्ज जो है उसकी डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ अ साउंड वेव। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि जो मैकेनिकल वेव होती है, जो स्पीड होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, उसका रिलेशन जो है वो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। अब स्पीड ऑफ साउंड या साउंड वेव जिस भी मीडियम से गुजर रही होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव उस मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर रहा होगा। उस मीडियम की जो प्रॉपर्टीज या जो फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, वो है फर्स्ट फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम से वो पास कर रहा है वो कितना इलास्टिक है, और सेकंड है डेंसिटी ऑफ मीडियम, वो जो मीडियम है वो कितना डेंसर है। अब जब मैंने बात बताई कि जब हम बोलते हैं तो एयर के पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं, तो इलास्टिसिटी की वजह से जो कंप्रेशन बनता है तो फिर रेयरफैक्शन भी बनता है। और हमने ये भी बात देखी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती है जो जिसके पार्टिकल्स जो हैं, जिस मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में वो अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो अब हम इस रिलेशन की तरफ आते हैं जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, v इज इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और इसको थोड़ा बहुत हमने, इसका प्रूव नहीं है लेकिन हमने इसको इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी मीडियम की, जितना मीडियम इलास्टिक है उतना ज़्यादा जल्दी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनेंगे और साउंड जल्दी ट्रैवल होगी, और वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है कि वो जो मीडियम है वो कितना डेंस है। यहां हम एक सबसे पहले बात करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। क्या इलास्टिसिटी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की रेशियो को कहा जाता है, और यहां पर ये जो स्ट्रेस है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन प्रेशर का भी फॉर्मूला यही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये दोनों एक ही जुमरे में नहीं लेकर आया जा सकता। मतलब स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क है, हम स्ट्रेस को प्रेशर नहीं कह सकते। वो इस वजह से क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है तो उस चेंज इन प्रेशर को स्ट्रेस कहा जाता है। इट्स मीन कि जो स्ट्रेस है वो P नहीं, स्ट्रेस डेल्टा P के इक्वल होगा।
अब ये जो आपके पास इलास्टिसिटी है, इंशाल्लाह आप सेकंड ईयर में 16 चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके पास 3 किस्म के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, और हमारे यहाँ पर जो केस में हम जो इलास्टिसिटिक जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है कि जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो चेंज आता है, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, वो हमारे केस में वॉल्यूम में हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देंगे। मतलब जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो जो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, और स्ट्रेस आपके पास चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी के इक्वल हुआ, और स्ट्रेन जो है, जो चेंज आया, किस में चेंज आया, जो वॉल्यूम में चेंज आया, उसको मैं स्ट्रेन को इस तरीके से लिखूंगा कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, इस इलास्टिसिटी के ये जो रिलेशन है इसको हम यहीं पर रखते हैं, इसका हम आगे इंशाल्लाह यूज करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर, जब न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया तो उसने क्या एज्यूम किया। तो न्यूटन की हम एजम्पशन को देखते हैं। देखिए, न्यूटन ने यह एज्यूम किया कि न्यूटन एज्यूम दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर एंड अदर गैसेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। अब देखें, हमारे पास जो फ्लूइड होता है, हम उस चीज को फ्लूइड कहते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है, अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब लिक्विड जो है वो भी फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, और जो गैसेज हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जो हैं वो मुंतकिल होते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तो उसको भी तो हम फ्लूइड की कैटेगरी में लाते हैं। तो लिक्विड और जो गैसेज हैं वो फ्लूइड की ही कैटेगरी में आते हैं। तो साउंड ट्रैवल थ्रू एयर एंड अदर गैसेज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ये न्यूटन की एजम्पशन थी। न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि जब साउंड ट्रैवल करती है एयर में या किसी भी गैस में, तो जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बन रहे होते हैं वो बनने के दौरान, मींस कंप्रेशन बना और फिर रेयरफैक्शन बना, या हम जब बात कर रहे हैं कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में क्या कोई चेंज आया। तो न्यूटन ने यह एज्यूम किया कि जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं साउंड वेव्स ट्रैवल होती हैं, तो इस रूम के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, जो कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 प्रोवाइडेड द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो न्यूटन के एजम्पशन के मुताबिक हम लोग यहां पर बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर जब हम कोई बात करते हैं तो प्रेशर में चेंज आता है, और जब प्रेशर में चेंज आता है तो वॉल्यूम में भी चेंज आता है, और ये जो चेंज है ये हम बहुत माइन्यूट सा लेंगे चेंज। अब हम लोग साउंड वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं, हम लोग कंप्रेशन को एज्यूम करते हैं कि फर्ज कर ले हम जब बात करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हुए, जब एयर के पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हुए तो उनका प्रेशर चेंज हुआ, वो P से डेल्टा P पर चला गया, और उसी लम्हे वॉल्यूम V से डेल्टा V में चला गया। तो जो चेंज आया है आपके पास वो कुछ इस तरीके से है कि जो पहले आपके पास PV था उसमें जो चेंज आया है वो किस तरीके से आया है, P प्लस डेल्टा P, प्रेशर में जो चेंज आया है माइन्यूट सा P प्लस डेल्टा P, और उसी लम्हे जो वॉल्यूम में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आया है वो है V माइनस डेल्टा V। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब नॉर्मल यहां मैथमेटिक्स है, हम लोग यहां पर प्रेशर को P को V से और फिर P को डेल्टा V से, डेल्टा P को V और फिर डेल्टा P को डेल्टा V से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल PV तो एज इट इज आ गया, P को V के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये टर्म आपके पास आई PV, फिर P को हमने इस डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई कराया तो माइनस P डेल्टा V आया, फिर डेल्टा P को V से मल्टीप्लाई कराया और फिर प्लस माइनस माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। अब यहां पर हम एक एजम्पशन लेते हैं, फर्ज करें कि एक समंदर है और उस समंदर में कहा जाता है कि आप 10 टैंकर पानी के इस समंदर में से निकाल लें या 10 टैंकर इस समंदर में आप डाल दें, तो क्या उस समंदर की कीमत पे कोई फर्क पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर ये जितनी भी टर्म्स हैं, इस टर्म्स में ये जो डेल्टा P और डेल्टा V है ये इतनी स्मॉल टर्म्स हैं कि आप देख सकते हैं डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्रेशर। फर्ज कर लें आपके पास प्रेशर है 50, उसमें जो चेंज आया बहुत माइन्यूट सा, फर्ज कर लें वो 50.5 पर चला गया चेंज जो है,
तो डेल्टा पी आप निकालेंगे तो आपके पास 0.5 का चेंज आएगा, 0.5 का। इसी तरीके से वॉल्यूम में जो चेंज आएगा फर्ज कर लें वो भी 0.5 का है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई भी चीज पॉइंट्स पे उनको मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो और छोटी हो जाती है। इसका मतलब वो इतनी स्मॉल हो चुकी है कि वो निगलेक्ट की जा सकती है, वो नेग्लिजिबल है। तो मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद डेल्टा पी और डेल्टा वी ये जो टर्म थी इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं डालता। और फिर यहां पर हम देख सकते हैं जो पीवी था ये सेम टर्म था, ये उधर जाएगा तो पीवी माइनस पीवी ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म नेग्लेक्ट हो गई, तो जो रिमेनिंग टर्म है ये मैंने लिख दी। अब माइनस वाली टर्म को हम उधर लेकर जाएंगे तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी। यहां पर मैं डेल्टा वी को अगर इधर डिवाइड कर दूं तो आप रिलेशन देखिएगा, जब डेल्टा वी को मैं इधर डिवाइड करता हूं तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, मतलब चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ये चेंज इन वॉल्यूम है। अगर इस चेंज इन वॉल्यूम के नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो ये तो वही चीज बन जाएगी जो अभी हमने निकाली है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो मैथ्स कहती है कि अगर v यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको मैं डिवाइड पे लेके जाना चाहता हूं तो ये इसका रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू डेल्टा पी, v को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। और ये जो हमारे पास रिलेशन आया, ये जो मैंने यहाँ पर रिलेशन आपको पहले ही बता दिया था कि इलास्टिसिटी बेसिकली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की रेशियो है। स्ट्रेस बेसिकली चेंज इन प्रेशर को, जब चेंज इन प्रेशर आता है तब स्ट्रेस बनता है। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी ये हमारे पास इलास्टिसिटी के इक्वल है। इसका मतलब ये पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ, इस प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू E। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 जो वेव की स्पीड की इक्वेशन थी उसमें अगर इलास्टिसिटी की जगह मैं P को पुट कर दूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय रो। ये जो आपके पास रिलेशन आया है, ये रिलेशन न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में कैलकुलेट करने के लिए निकाला था। अच्छा, अब जो न्यूटन ने रिलेशन निकाला है V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, उधर अब प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए उसने एक फार्मूला यूज़ किया है जो मैं बेहतर समझता हूँ, बुक में तो नहीं है लेकिन अगर बता दिया जाए तो वो बेहतर है। वो आपको याद नहीं करना लेकिन आपको उसका रिलेशन बस जहन में रखना है। हमें जैसे कि पता है प्रेशर इन लिक्विड्स अगर हम निकालते हैं तो वो हम इस तरीके से निकालते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो हमारे पास है वो एरिया इनटू हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो वॉल्यूम बनता है, यानी कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कराया जाए तो एरिया बनता है और हाइट साथ में आ रहा है। अब हम लोगों को पता है एज वी नो दैट कि फोर्स वेट के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड W इज इक्वल टू mg। तो F इज इक्वल टू mg की जगह m की ये वैल्यू मैं पुट कर दूं डेंसिटी, एरिया और हाइट, तो ये कुछ फॉर्मुलिज्म बन जाएगा। और अगर मैं प्रेशर इन लिक्विड्स की बात करूं तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहां पर मैं फोर्स की वैल्यू लिखकर अगर एरिया पर डिवाइड करूं तो एरिया और एरिया आपस में कैंसिल होता है, तो प्रेशर की वैल्यू आती है रो जी एच। अब जो हमने वहां पर रिलेशन निकाला उसको हम यहां पर यूज करते हैं। ये जो हमारे पास रिलेशन आया है V इज इक्वल टू P बाय डेंसिटी, दिस इज द न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब यहां पर प्रेशर की वैल्यू रो जी एच ले रहा है जो हमने वहां पर प्रूव की है। इस प्रेशर की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं। यहां पर ये जो डेंसिटी के साथ सबस्क्रिप्ट में m लिखा हुआ है ये है मरकरी की डेंसिटी, और g आपके पास ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h आपके पास हाइट है। इस पूरे फॉर्मूले में हम लोगों ने कुछ वैल्यूज हैं जो पुट करनी है। उस वक्त जब न्यूटन ने ये कैलकुलेशन की तो उस वक्त उसने जो यूनिट्स यूज किए वो आज हम तो नहीं यूज करते, हम तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं है। आप ये यूनिट्स यूज करके आंसर निकालें या फिर आप लोग सिस्टम इंटरनेशनल वाले यूनिट्स पुट करके आंसर निकालें, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहां पर ये जो मरकरी की डेंसिटी है ये बेसिकली क्या है, उस वक्त प्रेशर को मालूम करने के लिए न्यूटन ने जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया वो ये था कि हमने अगर कोई भी किसी भी चीज़ का किसी भी जगह का प्रेशर मालूम करना है तो उसने ये किया कि एक छोटे से टब में उसने मरकरी को भरा और एक गिलास ट्यूब को इन्वर्ट करके रख दिया। तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था वो उस मरकरी में एक्सर्ट हुआ और वो जितना मरकरी राइज हुआ
उस राइज इन वॉल्यूम को, ये जो h यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैं h लूंगा 76 सेंटीमीटर, ये आपके पास उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा था तो न्यूटन ने ये हाइट 76 सेंटीमीटर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रखते हुए की थी। तो हम लोग यहाँ पर वही वैल्यूज पुट करते हैं जो उस टाइम न्यूटन ने पुट की। तो डेंसिटी जो मरकरी की है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम केजी पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसने सेंटीमीटर में लिया हुआ, इस वजह से 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। हाइट आपके पास मीटर्स में होती है, इसने 76 सेंटीमीटर लिया हुआ है, आप इसको 0.76 मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको केजी पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। उन वैल्यूज को पुट करने के बाद भी आंसर वही आएगा। तो यहां मैंने ये सारी वैल्यूज को पुट किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर आया 2798.917 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सेंटी मींस 100 पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 100 पे डिवाइड करने के बाद 0.2 डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 280, राउंड ऑफ करके मैंने लिखा हुआ है, वैसे तो यहां पर ये 8 आ रहा है तो मैं राउंड ऑफ करूंगा, v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकंड। अब ये जो न्यूटन ने पूरी की पूरी कैलकुलेशन की है और इसकी जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू आई है वो आई है 280 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड। अगर न्यूटन की कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होता तो वो काबिल कबूल था, हम कह सकते थे हमारी कोई कैलकुलेशन में मसला हुआ होगा, लेकिन ये जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 332 मीटर पर सेकंड थी। ये जो चेंज आया था इसकी वैल्यू का, न्यूटन की वैल्यू का और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक ह्यूज डिफरेंस था। तो इसका एक ही मकसद है कि अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है तो इसका मतलब है न्यूटन की अजम्पशन में मसला है, न्यूटन ने कुछ चीज़ों को गलत एज्यूम कर ली है, कुछ चीज़ें कमी रह गई हैं। तो यहां पर मैंने एक फार्मूला भी बताया कि ये तकरीबन आपके पास 16% एरर आया था। वो एरर निकालने का फार्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यू यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू है 332 मीटर पर सेकंड माइनस न्यूटन की कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास तकरीबन 16% एरर आएगा। ये आज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की हमने बात की जो कि न्यूटन फॉर्मूलिज्म के तहत थी। अब इंशाल्लाह हम इसकी लिमिटेशन भी देख चुके हैं और अब हम आगे इसकी लैप्लास करेक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।